इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े ने। जब लॉकडाउन के बाद लोगों के फाइनेंशियली हालात टाइट हैं तो आप पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े से निहायत ही मुनासिब कीमत में बेहतरीन क्वालिटी फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। 1 लार्ज पिज़्ज़ा कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़। अगर आप 3 लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो आप 1100 रुपये के हासिल कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस आपको एरिया के मुताबिक देने पड़ेंगे। एक होता है कि आप जब हार्ड वर्क कर रहे होते हो ना, तब आपके आंसू नहीं आते, बहुत आप ढीठ बन जाते हो, आप कहते हो मैं रो ही नहीं रहा यार, मैं पक्का हूँ। लेकिन जब आप उस हार्ड वर्क में कामयाब हो जाते हो ना, फिर आप कहते हो यस, फिर आप रोते हो, फिर आप कहते हो हाँ यार मैंने कर लिया, अब रोऊंगा मैं। कहीं ना ये अगर सच्ची बात बताऊँ ना, आपके दिमाग में बात आती है कि यार अब थोड़ा बस करो यार, मैं थक गया हूँ कि मैं हूँ और सिर्फ मेरा गिटार हो और सिर्फ कुछ मेरे से मिलते जुलते मेरी ज़िंदगी के ऊपर लिरिक्स हों और मैं बस वो गाऊँ और अपने लिए गाऊँ। मेरे हिस्से की हंसी को खुशी को तू चाहे आदा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर। उसके अश्कों पे गमों पे दुखों पे हर उसके जख्म पर हक मेरा ही रहे हर जगह हर घड़ी अब फकत हो यही हो रहे मुझ में ही हो जुदा कहने को बिछड़ना पर कभी खुदा जब बना उसका ही बना खुदा। जब बना उसका ही बना। जो सच्चा आर्टिस्ट होता है ना, उसके दिल में डर होता है कि यार मेरा काम जो है ना वो दिल से जाए और दिल तक पहुँचे। मुझे याद है कि मैं सबसे पहली दफ़ा मेरा एक बड़ा कॉन्सर्ट मुझे ऑफ़र हुआ था। उस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला कॉन्सर्ट जो बड़ा कॉन्सर्ट था वो था, तो वो शो था आई गेस हैदराबाद में, और उसमें अली ज़फ़र थे, वो शो स्टॉपर थे, और उन्होंने मुझे भी उस शो के लिए बुक किया। तो उन्होंने कहा कि आप भी आगे परफॉर्म करें। तो मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, मैंने बोला ऐसे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। उस वक्त मेरा कोई इतना बैंड नहीं था, सीख रहा था कि मैं अब बैंड भी आएगा, फिर आप गाने इस तरह से परफॉर्म करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीख रहा था, स्टेज का एक्सपीरियंस ले रहा था, स्टेज को चख रहा था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने भाई को बोला, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे शो आया है, मैं आई एम वेरी नर्वस, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई देखो वो आर्टिस्ट आया है, उसको लोग सुनेंगे, उसके लिए ही पास ख़रीद के आएंगे, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, लोग जाएं घर लेकिन ये भी बोलें कि यार कोई वहाज भी था, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है ना, तो मेरा काम है अपने टैलेंट से लोगों को, जैसे वो टैलेंट ही था ना, तो रात भर लोग सारे शेयर करने लग गए और रात भर, तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी। मेरे भाई ने बोला जाओ अपना 100% दो, और उसके बाद बस ये जहन में बना के जाना कि वो जब लोग घर जाए ना तो बोले यार अली ज़फ़र ने क्या परफॉर्म किया, लेकिन वहाज भी था कोई यार, उसने भी अच्छा किया। ये चीज़ ना मैं हमेशा जहन में रखता हूँ। और मुझसे काफ़ी लड़के पूछते हैं यार वहाज भाई आप को देखते हैं हम बड़ा मोटिवेट होते हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये एक बात कहता हूँ कि अगर आप जितने भी टैलेंटेड हो और जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तब आप उस अपॉर्चुनिटी के टाइम पे अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रहे ना, डर गए हो, तो उस टैलेंट का फ़ायदा नहीं है बॉस, उस टैलेंट का फ़ायदा नहीं। वही कामयाब इंसान है जो सही वक्त पे जब स्टेज मिले तब अपना टैलेंट दिखाए, घबराए नहीं। एक ही दफ़ा मौका मिलता है भाई, उस पर छक्का मारना पड़ता है।
पाकिस्तान में बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरा कोई मीडिया का बैकग्राउंड नहीं था। हम जब बड़े हुए तो हमारी मैंने बोला कि भाई ये इंजीनियरिंग करनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सब चीज़ें। मैं 2 ख्वाब लेके चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझसे मेरा दोस्त भी कहता था, जब मैं थोड़े पैसे कमाने लगा तो मेरा दोस्त कहता था यार आज तू कहीं इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई प्लॉट ले ले। तो मैंने उसको हमेशा यही कहता था कि यार अभी मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे अपने गाने बनाने हैं, अपने जो मैंने गाने लिखे हैं, जो मैंने खुद से लिखे हैं दिन रात बैठ के, वो मुझे रिलीज़ करने हैं। तो उनके लिए अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा तो वहाँ पे क्या करूँगा, मतलब मुझे अपने गानों पे इन्वेस्ट करना है, अपने म्यूज़िक पे इन्वेस्ट करना है। तो मैंने उसको उस वक्त एक बात बोली थी, मैंने बोला यार इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहा हूँ अपने ख्वाबों की, अगर कामयाब हो गया तो ज़िंदगी बन जाएगी। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी ख्वाब देख लेते हैं, ऐसा ही है। और उन ख्वाबों में उनका घर भी बना लेते हैं वो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है वो घरौंदे जो होते हैं ना वो रेत के होते हैं, सही बात है, सही बात है। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें, सक्सेस आने लगी, पैसा आने लगा, तो कुछ ख्वाब थे जो आपने सोचा यार ये पूरे थे? मैंने ख्वाब तो बहुत देखे, लेकिन ना आपको मैं सच्ची बात बताऊं, जब आप बिल्कुल सच्ची बात है, मतलब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मिर्च मसाला डालो और बात को बढ़ाओ। मैंने एक चीज़ नोट करी, जब आपके पास ना आप ख्वाब देखते हो कि यहाँ तक ठीक है, मेरी ख्वाहिश थी मेरे 1K लिखा हुआ आ जाए सब्सक्राइबर्स, मतलब यार क्या खुशी होगी। जब वो 1K से लाख हुए ना तो मेरी लालच 2 लाख की हो गई, मतलब यार 2 लाख के लिए। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो ना आप। 1 से 2 पे 3 पे 4 पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो ना। जिसके ख्वाब रुक गए ना कि बस ये कर लिया, बस वो फिर वो ख़त्म हो गया। ताबीर ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है। जो आपका टैलेंट होता है ना वो आपकी नसों में बसा हुआ होता है। जो म्यूज़िक है ना वो जब मैं गाता हूँ ना गाना, तो मैं सिर्फ गाना नहीं गाता, मेरी कोशिश, मैं हमेशा दिल से गाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि गाना वो गाऊँ जो मेरे थ्रोट से निकल के कानों में लोगों के जाके उनकी आंखों से आंसू निकाल दे, तो गाना वही गाऊँ। उसका हूँ उसमें हूँ उसे हूँ सीखा रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी वो जो हंसी गूंजे जो मेरा दिल, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। अच्छा, वो रात कैसी थी जब आपने एक गाना गाया और उसके बाद जो है हर जगह आप नज़र आ रहे थे? यार एक्चुअली में उस रात का तो मुझे खुद से
आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि मैं गया, मुझे किसी ने इनवाइट किया हुआ था वहाँ पे। उससे पहले भी मैं कवर्स कर रहा था यूट्यूब पे, लेकिन उससे जो पहले की रातें थी वो कुछ मायूसी वाली थी। उसमें ये था कि मैं कर रहा था, लेकिन ना वो एक होता ना हार्ड वर्क कर रहे होते, लेकिन एक वक्त आता आप कहते हो यार कब मतलब कब आएगा मेरा टाइम। तो मैं हार्ड वर्क करे जा रहा था, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे समी, जो मेरे साथ गिटार बजाते थे, उन्हें इन सबको मैंने बात बताई थी कि यार थक गया हूँ। मतलब लोग कहते हैं टैलेंटेड हो, बहुत हो, लेकिन मैं उससे 1-2 रातें पहले थक गया था। तो फिर मैं उस कैफ़े गया, और मुझे किसी दोस्त ने आके बोला, क्योंकि मैंने वो गाना अपने यूनिवर्सिटी की फेयरवेल पार्टी में गाया था। तो मेरे दोस्त ने आके मुझे बोला कि यार वो गाना गा देगा तू जो तूने वहाँ पे गाया था। मैंने बोला तुमने सुना था? वो कह रहा हाँ। तो मैंने वो गा दिया, और उस रात मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो गाना खुल के गाया, क्योंकि जब आप म्यूज़िक वही चीज़ है जब दिल से निकलती है ना, तो दिल तक पहुँचती है। तो मैंने उस रात में इतना कुछ सीख लिया जो शायद मैं आगे जाके इतना कुछ ना सीख पाऊँ। वो एक रात और एक वो 7 मिनट की वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने नॉर्मली गाना गाया, मैंने बोला कौन है यार, खुल के गाओ, अपनी स्ट्रगल का दर्द अपने गाने में बताओ। मैंने गाना गाया, रैंडमली गाया। हम लोग दोस्त खा भी रहे थे, गाना भी गा रहे थे। मैं घर आ गया, और मैं घर आया, सुबह उठा तो फेसबुक पे मुझे कुछ अजीब सी हरकत दिखी। मैंने बोला ठीक है, 1 लाख व्यूज़ हो गए, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग डिस्कस करने लग गए। फिर इंडिया, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान में वो वीडियो वायरल होने लग गई, और जो ओरिजिनल गाना था उस पर शायद इतने व्यूज़ नहीं थे जितने उस कवर गाने पे आ गए। और जिनका वो गाना था, बाकायदा उनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने वो प्रोड्यूस किया था, चिरंतन भट्ट साहब ने। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई लव इट, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और मेरी फिर उनसे फेसबुक पे बात हुई, और उन्होंने वो शेयर भी किया। लेकिन 2-3 दिन तक मुझे वो आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में इतना कुछ हो चुका है। मैं वही उठाया, गाना बना रहा था, क्योंकि लोग कहते थे यार कवर से क्यों स्टार्ट किया। कवर से स्टार्ट करने की बात सिर्फ ये थी कि जब हम स्टूडेंट थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे ओरिजिनल गाने बनाने के। और ये भी एक स्ट्रेटजी थी जो मैंने एक अक्लमंद तरीके से सोची थी कि यार अभी मैं अगर जाके ओरिजिनल गाना बना दूंगा तो वहाँ आज को कौन जानता है। कम से कम जब एक गाना आप निकालते हो, ब्रांड बन जाए जब। हाँ, जब आपको लोग पहचाने तो फिर आप अपना गाना रिलीज़ करो। तो मैंने रात भर वो गाया, और अगले दिन मैंने अपनी अम्मी को आके बताया कि ऐसे ऐसे लोग ना मुझे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है। फिर मेरी अम्मी को लोग बोलने लग गए कि यार तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि हाँ यार अब वो गाना वायरल हो रहा है। एक रात की जो शोहरत होती है ना, बड़ी बेवफा होती है। हाँ, कहते तो हैं, लेकिन शोहरत जो है ना, वो उन लोगों के लिए बेवफा है जो उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। जिनको जो यकीन ही ना करे ना कि मैं मशहूर हो गया हूँ, वो कभी हार्ड वर्क करना छोड़ते ही नहीं है। मुझे याद है मैं फ़ैन बन करके रिकॉर्ड करता था गर्मियों में। एक कमरा होता था जिसमें मैं बार बार अपनी अम्मी को आवाज़ लगा के कहता था कि भाई प्लीज़ 2 मिनट दे दे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ 2 मिनट दे दे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शोर नहीं करिएगा। तो वो पूरे घर को चुप करा के बैठाती थी कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करने दो। पसीने में गा रहा होता था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और 50-30 ऐसे व्यूज़ आते थे। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा। तो वो कंसिस्टेंसीज देखी। सच बताऊँ, मैंने एक चीज़ सीखी है। अभी भी लोग मुझसे मिलते हैं ना आके, मुझे कहीं जाने में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ देखिए, घमंड किस बात का जब एक ही कब्र में सबको जाना है। आखिरी ठिकाना तो हमारा वही है ना। कितना भी बड़ा आर्टिस्ट है, कितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, भाई साइज़ हम सबका एक ही होगा, लेटे हुए हम साथ ही होंगे। तो ये चीज़ बचपन से मुझे सिखाई गई थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता मुझे कभी वो महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने हमेशा अपने आप को लोगों से कम समझा। मैंने ये सोचा कि यार मेरी अपनी एक क्वालिटी है, उसकी एक अपनी क्वालिटी है। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में ये सीखी कि एक हज़रत अली का भी कॉल है कि जब आप कामयाब होने लगो तो हम्बल हो जाओ। तो मैंने वो भी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मैंने बोला जब आप हम्बल हो जो मैं चारों उसके बंदों का है शो, आंसुओं में डूबा है उनका बदन, दिल में बसता है खुदा, ये इशारा मिला, जीना है तो कर लो, सब पे करम करम। कभी मैं आपको सच बात बताऊं, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो जहाँ मैं ऑडिशंस के लिए जाता था ना, तो वहाँ पे मैं अपने से 10,000 लाख दर्जे अच्छे लोगों को पाता था जो मुझसे बेहतर होते थे, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होते थे। तो जब वो स्ट्रगल का पार्ट था ना, उसमें मुझे समझ आ गई थी भाई
कि तुम्हारी या तो माँ की दुआएं या तो तुम्हारी अल्लाह को कोई आदत या नेकी पसंद आ गई है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें, वो होता है ना कि यार आपसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं लेकिन अल्लाह ने आपको चुना, ये तो दुआएं हैं आपके साथ या तो। मेरी अम्मी ने मुझे सबसे पहले बताया कि बेटा तुम अच्छा गाते हो, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी गाते थे, मेरे घर में सब गाते थे। तो मेरी अम्मी ने बोला तुम अच्छा गाते हो, जाके वो होता है ना सबसे पहले आपकी माँ आपका टैलेंट ढूंढती है कि बेटा तुम्हारे में ये क्वालिटी है, क्योंकि उनको कोई आपसे लालच नहीं होती, वो आपको सच बताएंगे। तो मैं गया, यूनिवर्सिटी थी, कराची यूनिवर्सिटी में ऑडिशन थे, 14 अगस्त का शो था। तो मैं चला गया, उस वक्त एक बाइक मुझे चलानी नहीं आती थी, मैंने अपने दोस्त को लिया, मुझे ले चल, मेरा कज़न था, हुनैन साथ था, समी साथ था, हम लोग बाइक पे बैठे, एक गिटार हमने बीच में रखा और चले गए। वहाँ पहुँचे, 1 घंटे खड़े रहे, ऑडिशन मैंने दे दिया था, मैं सेलेक्ट भी हो गया था। 1 घंटा खड़ा रहा, धूप बहुत थी, यूनिवर्सिटी से उन्होंने मुझे पिक किया था, खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कॉल आई कि यार शो हो गया, तुम अब बाद में कर लेना, लेकिन ना अभी आई एम सॉरी। मैं चला गया, डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन ना ज़िंदगी में मैं हमेशा खुश अखलाक़ी से हर चीज़ को हैंडल करता हूँ। मुस्कुराता हुआ चला गया, मैं क्या है, फिर जाऊँगा अपने कमरे में, गिटार निकालूंगा, गाना बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ तो कोई नहीं रोक सकता ना। क्योंकि मैंने फिर मैं वहाँ से आ रहा था, रास्ते में तो एक मॉल था, हम वहाँ रुक गए क्योंकि हम भूखे थे, हमने बोला कुछ खा लेते हैं। छोटी मोटी पॉकेट मनी मिलती थी उस ज़माने में, रिस्ट्रिक्शंस होते थे। तो वहाँ मैं रुका मॉल में, मैं मेरा कज़न साथ थे, तो वहाँ पे भी कोई 14 अगस्त का शो हो रहा था। तो मैंने देखा, मैंने बोला यार मैं स्टेज पर परफॉर्म करूँगा, बात करो। तो मेरे कज़न ने जाके उनसे बात करी, उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो आप। मैंने ऑडिशन दिया जाके, मुझे याद है मैंने गाना गाया था वहाँ पे, मैं तनु समझावा की, ये मैंने गाया, अच्छे से गा दिया, ठीक तरीके से, मतलब गाया। और उसके बाद उन्होंने कहा खड़े रहो, आप परफॉर्म करोगे। बोला ठीक है, खड़े रहे, खाया भी नहीं, एक्साइटमेंट में आप खाना भूल जाते हो, आप कहते हो यार अब परफॉर्म करने के बाद ही हम खाएंगे। तो खाया नहीं कुछ, खड़ा रहा, 2 घंटे हो गए। कुछ और आर्टिस्ट आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, और उसके बाद हुआ ये कि मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरी बारी कब आएगी, मतलब हमें ही परफॉर्म करना है। और हम इतने एक्साइटेड थे, हम लोग गाने रिहर्स कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार पॉसिबल नहीं है। एक ही दिन में मुझे 2 दफ़ा ऐसी झटके लगे जो शायद मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको अगर अपने ऊपर यकीन है तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। तो मैं जब वहाँ से बाहर जा रहा था ना, तो मैं चुप था, बिल्कुल चुप था। मैं घर आके रोया, इतना रोया कि मुझे शायद मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उस वक्त रोया था, मेरी नाक तक सब कुछ बाहर आ गया था, इस तरह मैं रोया दिल से। और मैंने बोला यार, हिचकियों से मैं रोया, अकेले में। लेकिन उसके बाद 2016 की ये बात थी, 2017 में मुझे सेम यूनिवर्सिटी से कॉल आई जब मेरी वीडियो वायरल हो गई, आप क्या पैसे लेते हैं परफॉर्म करने के। फिर 2017 की ही बात है, उस मॉल से मुझे कॉल आई कि हमारा शो है, आप क्या पैसे लेते हैं। तो उस ज़माने में मैं इतना मसरूफ़ था कि मैं अपने घर पे भी नहीं आ पा रहा था। मेरे लाइन से शोज़ थे, मैंने आतिफ़ असलम के साथ स्टेज शेयर किया, अली ज़फ़र के साथ किया, जितने बड़े शोज़ हो रहे थे उसमें वहाज हनीफ पार्टिसिपेट कर रहा था, लोग बुला रहे थे। और मुझे याद है जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा शो किया था, उसमें मेरे दोस्त ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, ज़िया ने। तो उसने देखा कि वहाज टैलेंटेड है, उसने मुझे बुलाया, हमने परफॉर्म करने जब मैं गया तो मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा क्राउड थी, कोई अराउंड 10 से 15 हज़ार क्राउड था, उसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी थे। जब मैं उस स्टेज पे गया, और हैरत की बात ये कि मुझसे पहले बड़े नामों ने परफॉर्म कर लिया था, और पीछे बैक स्टेज एक डर ये था कि यार अब तो मेरे लिए कौन रुकेगा, मेरे लिए तो कोई नहीं रुक सकता। तो खैर ये था। फिर मैंने अपनी बहन को कॉल की उस वक्त, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला यार अब क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। बाहर वहीं बैक स्टेज मैंने बोला जस्ट ट्रस्ट ऑन योर स्किल एंड अल्लाह पे यकीन रखो, सब हो जाएगा। मैं गया स्टेज पे, जब उन लोगों ने नाम अनाउंस हुआ तो मुझे याद है कि वहाज हनीफ आ रहे हैं, तो लोगों ने वहाँ पे गाना गाना शुरू कर दिया, ए खुदा जब बना। मैंने 1 घंटे वहाँ परफॉर्म किया, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था। और जब मैं स्टेज से उतरा तो मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार कॉन्सर्ट था। जब मैं उतरा, लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसके बाद मैं और मसरूफ़ हो गया, और चीज़ों और मेहनत करता रहा, और अभी तक मेहनत ही कर रहे हैं। बाकी ये है कि जब आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हो ना, वो आपको ज़रूर मिलती है। और अगर मुझे लगता है कि अगर आप रो रहे हो कि यार उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे मिल सकता था, मैं ज़्यादा टैलेंटेड था, तो मैं समझता हूँ कि आप हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे। क्योंकि जो हार्ड वर्क करे ना, उनके पास ये बोलने का भी टाइम नहीं है, वो सिर्फ अपनी
मेहनत में लगे हैं। अभी आप लोग पूरी टीम सुबह से आई, आप लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना हमें रास्ते में प्रॉब्लम हुई। तो ये सब जो लोग देखेंगे उनको ये सब थोड़ी दिखेगा, उनको दिखेगा कि एक खाली वीडियो बन रही है, लेकिन कितना हार्ड वर्क हुआ। सुबह मतलब आपकी पूरी रात ही लग गई, कितना कुछ हमने यहाँ पे आप लोग सेट कर रहे थे, तो मैं वो सब देख रहा था। और सबको मिलता है फल आहिस्ता आहिस्ता, इससे वक्त के साथ साथ जब आता है टाइम तो अल्लाह देते हैं। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग चलूंगा सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा सदा। भूली मोहब्बत की ये खुशबुएं हैं हवाओं में फैली हुई, छूकर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। ऐसा मिलन फिर हो न हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। ओ आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, खूबसूरत जगहों पे जाते होंगे, खूबसूरत लोग भी मिलते होंगे, मोहब्बत हुई? यार ये जो है ना हसन भाई, ये जो टॉपिक है, इस पर मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना लोगों के कमेंट्स, कहते हैं यार वहाँ पे दिल टूटा हुआ है, कुछ ना कुछ है, ऐ खुदा जब गाया कुछ तो था उसमें, कुछ तो कोई तो छोड़ के गया है। सच बताऊँ तो मैंने मोहब्बत की ना जब, तो मैंने अपने काम से सबसे पहले करी। क्योंकि वो जो मेरे गाने में जो दर्द दिखता है ना, जो लोगों को लगता है कि यार लड़की छोड़ के चली गई, लोगों को लगता है कि यार इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो एक्चुअली में वो स्ट्रगल है। वो लड़की जो मेरी लाइफ में थी वो म्यूज़िक था, जिसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया और जिसके लिए मैंने स्ट्रगल करी। और जब मैं गा रहा होता हूँ उसको लोगों को दिखाने के लिए, तो वो दिल से निकल रहा होता है। तो वो एक टूटे हुए दिल से जब निकलती ना कहानी तो पहुँच जाती। तो मोहब्बत लोग पसंद आए ज़िंदगी में, मतलब सबको पसंद करने का हक़ है। मुझे भी पसंद आए और कुछ लोगों ने मुझे भी पसंद किया, लेकिन मैंने अभी तक लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं मेरे पास कि हाँ यार मैं जाके किसी को बोलूँ कि मुझे आपसे प्यार है। मेरा सिर्फ मानना यह है कि मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है, और कहीं ना कहीं बुरी में भी अच्छी है। वो इस वजह से कि जब आपको मोहब्बत किसी अच्छे इंसान से हो जाए ना, जो आपसे भी प्यार करता हो और आपके पैशन से भी प्यार करता हो, तो आप बन जाते हो। और कहीं ना कहीं अगर आपको मोहब्बत किसी बुरे इंसान से हो जाए ना, तो वो आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मोहब्बत उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी है। वो टूटने के बाद जब आप उठते हो ना, तो शायद आप बहुत कामयाब होते हो। तो कहीं ना कहीं हर तरह से मोहब्बत में फ़ायदा है, लेकिन जो बीच का टफ टाइम है ना, वो जो निकाल लेता है ना, वो सीढ़ी तक पहुंच जाता है जिसको चाहिए होती है। प्यार जब जब ज़मीं पे उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर, प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर, प्यार जिसने किया है वो मारा गया। हद यही है तो हद से गुजर जाएंगे, हद यही है तो हद से गुजर जाएंगे। इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे, ये मोहब्बत में फैली हुई फाल है, ये मोहब्बत में फैली हुई फाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक रैप स्टार हैं नेजी, आपने नाम सुना होगा, गली बॉय भी जिनको हाँ, हाँ। बनी है, डिवाइन और नेजी। तो नेजी बता रहे थे, बोल रहे हैं मुझे हुजूम से डर लगता है, क्राउड से डर लगता है। अच्छा,
अच्छा ये चीज़ ना हमने रॉक स्टार फिल्म में भी देखी है, मूवी जो है हाँ ऐसा होता कि है। वो जब क्राउड उसकी तरफ आ रही होती है तो वो चाहता है कि बस मैं अकेला हो जाऊँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा होता है? ऐसा एक वक्त में आके होता है। अभी तो ये आप लोगों का प्यार है कि आप इतना मुझे इज़्ज़त और ये सब दे रहे हैं, ऐसा है। लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता कि मैं उस मुकाम पे भी पहुंचा हूँ। लेकिन ये है कि अब तक के एक्सपीरियंस पे बात करूँ तो एक वक्त आता है कि आप कहते हो कि यार अब बहुत हो गया। मतलब मुझे याद था कि मैं एक शो करके उतरा और मैं यूँ बैठ रहा था, 1-1.5 घंटा परफॉर्म करने के बाद मुझे खाना खाना था। अब मेरा अल्लाह ने एक तो दिल भी बहुत अच्छा दिया है। अब लोग आए तस्वीरें खिंचवाने तो मैं यूँ बैठ रहा था, यूँ खड़ा हो रहा था, यूँ बैठ रहा था, यूँ खड़ा हो रहा था, बार तस्वीरें। एक वक्त आया तो मैं ना, मेरा कज़न मेरे पास आया, कह रहा है यार बस करो भाई, अपना भी ख्याल रखो। 1.5 घंटे तुमने उन लोगों के लिए परफॉर्म किया। मैंने बोला छोड़ो यार, इन सब के लिए तो मेहनत करते हैं। खिंचवाता रहा। लेकिन कहीं ना ये अगर सच्ची बात बताऊँ ना, आपके दिमाग में बात आती है कि यार अब थोड़ा बस करो यार, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना, तो फिर से आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है कहीं ना कहीं पे। लेकिन फिर जब आप लोगों को देखते प्यार कर रहे होते हैं, फिर आपको वो खुश होने लग जाते हो कि हाँ यार ये तो बहुत प्यार मिल रहा है, इस सब के लिए तो मैंने मेहनत करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हो। एक वक्त आता है कि यार थोड़ा सा मुझे अकेला से एक चाहिए ना, सुकून चाहिए कि मैं हूँ और सिर्फ मेरा गिटार हो और सिर्फ कुछ मेरे से मिलते जुलते मेरी ज़िंदगी के ऊपर लिरिक्स हों और मैं बस वो गाऊँ और अपने लिए गाऊँ। तन्हाई में अभी भी रोते हैं? एक दफ़ा जो मुझे याद है, मैं लास्ट टाइम रोया था अपने शो के परफॉर्म करने के बाद रोया था। मैंने जब गाना स्टार्ट किया था तो मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, लोग मेरे साथ गा रहे थे। तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने बोला यार, जब मैं वीडियो सर्च करता था बड़े आर्टिस्ट की कि उनको तो उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही, तो जब वो लोग गा रहे होते थे, मतलब इतना प्यार। तो मैंने वो गाना गा के मैं स्टेज से उतरा, उसके बाद जब मैंने सोचा तो कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो गया और मैंने बोला यार मतलब मज़ा आया आज, और ना शुक्र किया अल्लाह का। और मैंने बोला यार, मतलब एक होता है ना कि आप इमोशनली, एक होता है कि आप जब हार्ड वर्क कर रहे होते हो ना, तब आपके आंसू नहीं आते, बहुत आप ढीठ बन जाते हो, आप कहते हो मैं रो ही नहीं रहा यार, मैं पक्का हूँ। लेकिन जब आप उस हार्ड वर्क में कामयाब हो जाते हो ना, फिर आप कहते हो यस, फिर आप रोते हो, फिर आप कहते हो हाँ यार मैंने कर लिया, अब रोऊंगा मैं। तो वो वाली कहानी। चलिए हम आपको अब आपके बचपन की तरफ लेके चलते हैं। तो कहाँ पैदा हुए आप? मैं कराची में पैदा हुआ और कराची में ही मेरा पढ़ाई सब कुछ हुई। बचपन मेरा जब मेरा गुजरा तो बचपन में हमें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें अलाउ थी। मुझे याद है बचपन मेरा क्रिकेट में गुजरा और उसके बाद या तो पढ़ाई में गुजरा। मैंने सिर्फ 2 चीज़ों में अपना बचपन गुजारा, क्योंकि जो मेरी अम्मी हैं वो बहुत पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट थी और मैं ज़हीन भी था पढ़ने में हमेशा। तो तभी मेरा थोड़ा गेम स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे म्यूज़िक भी करने देते थे। मेरे जब शोज़ होते थे तो उससे पहले मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके शोज़ की तैयारी के लिए रेडी हो जाता था। पढ़ने में भी अच्छा था, अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, अच्छे रिज़ल्ट लाता रहा, तो मुझे उस तरह की सपोर्ट भी मिलती रही। उनके भी ख्वाब, बहुत मुश्किल होता है जब आप 2 ख्वाब लेके चल रहे होते हो ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं मतलब जहाँ पे भी हूँ अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से। और अभी भी बहुत कुछ करना है हसन भाई, आपको तो पता है बहुत कुछ करना है, लेकिन ये है कि इट्स बेटर लेट देन नेवर, कभी ना कभी। और फिर कॉलेज किया आपने? कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज में फॉरमैन कॉलेज में था और वहाँ पे आपको पता है कॉलेज तो हम जाते नहीं हैं। कॉलेज की मेरी जब वो होती थी क्लासेस, तो मैं अक्सर गिटार शॉप्स पे चला जाता था। उस टाइम पे मेरे पास गिटार्स तो थे, लेकिन वो इस तरह के गिटार नहीं थे, तो मैं गिटार शॉप पे चला जाता था। क्लास होती नहीं थी, सर आते नहीं थे इस तरह से, टीचर्स वगैरह, तो मैं वहाँ चला जाता था। वहाँ जाके गिटार देख के घर चला जाता था और पढ़ाई घर में ही करता था। टीचर आते थे पढ़ाने के लिए और बस यही मेरी रूटीन थी कि कॉलेज से ज्वाइन किया? रिज़ल्ट अच्छा आने लग गए, इंटर में अच्छा था, फर्स्ट ईयर में अच्छा था, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला एनईडी में जाना है। एनईडी में गया, वहाँ पे मैंने जाके अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि यार ये तीसरा साल है, उसके बाद वहाज भाई चौथा साल आएगा और उसके बाद जॉब कर रहे होगे कहीं पे, सुबह जाओगे शाम में आओगे, म्यूज़िक कब करोगे यार। कहीं ना कहीं दिल में था, लेकिन दोस्तों से वैसे ही मिल रहा था, हाँ सब ठीक है, वेरी गुड, क्या मैच दिखा आज, अच्छा था, इस तरह की बातें चलती थी जो नॉर्मली हमारे होता है। तो तीसरे साल में था, मैंने अपने आप को बोला, मैंने बोला यार यही साल है, इसमें अल्लाह का कुछ करम हो जाए और कुछ करना है। तीसरे साल में था, मेरी वीडियो वायरल हो गई थी और जो लड़का उस वक्त यूनिवर्सिटी जाता था उसको कोई पूछता भी नहीं था। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में आके बिल्कुल पढ़ना मैं बहुत कम पढ़ता था, एंड के वक्त में पढ़ता था। तो फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गुजर रहा होता था तो लोग कहते थे अरे वहाज, आपने तो वही गाना गाया था। टीचर्स जो थे
टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जब मेरे शोज़ होते थे मेरी अटेंडेंस लगा देते थे, मेरे प्रैक्टिकल पहले ले लेते थे। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे यूनिवर्सिटी के, और उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो यूनिवर्सिटी की लाइफ ऐसी गुजरी, पढ़ते हुए भी, फिर जब तीसरा साल से चौथे साल में गए तो फिर शोज़ में गुजर गई, टीचर्स की हेल्प ले ली, इस तरह कर आके यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ। उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली जो म्यूज़िक शुरू किया, अपनी वीडियो वायरल होने के बाद किया, चीज़ें सीखी। लेकिन अभी भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप इतने ऊंचा गा लेते हो, तो अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, पड़ोसी मुल्क से भी आते हैं कि आप कौन सा रियाज़ करते हो। सच बताऊं तो आई एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेन, जो मैं गा रहा हूँ वो मुझे खुदा ने दिया हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत है, इतना कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अल्लाह ने दिया है, शायद तभी हम यहाँ खड़े हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने मुझे दिया है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा मेरा अपना कोई नहीं है। हाँ, मैं सीखूँगा ज़रूर, म्यूज़िक सीख रहा हूँ, जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं ज़िंदगी में वो डालता हूँ, उनको सीखता हूँ, और इसी तरह ज़िंदगी चलती है। और जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप ग्रो कर रहे हो। जहाँ आपको लगता है कि आपने सीखना बंद कर दिया, वहाँ पे मुझे लगता है कि आपका चैप्टर भी बंद हो गया और आपको पुराने लॉकर में डाल देंगे और ताला लगा देंगे। दुनिया की जो हर चीज़ है ना, हर चीज़ जो है वो टेम्पो में है। अब ये पानी आ रहा है ना, ये टेम्पो में आ रहा है। ट्रेन चलती है ना, टेम्पो में। इवन कि जब आप नल खोलते हो तो उसका जब पानी गिरता है ना, और जब वो रुक जाता है टप टप, वो भी टेम्पो में। क्लॉक, सब चीज़ें टेम्पो में। और तभी कहीं ना कहीं कहा जाता है चलता है हमारा। हाँ, सब चीज़ें टेम्पो में। मैं बता रहा हूँ ना, कितनी एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे ना नेचर में म्यूज़िक है, और ये नेचर में भी जो है ना, आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, तो हमें म्यूज़िक क्रिएट ही इन चीज़ों से हुआ है, म्यूज़िक बना ही इन चीज़ों से। और तभी तो कहा जाता है कि बेसुरा चल सकता है, बेताला नहीं चल सकता म्यूज़िक में। क्योंकि अगर आप बेसुरे होगे ना तो चल जाएगा, अगर आप टेम्पो में नहीं होगे ना तो आप म्यूज़िक नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो रिदम में ही नहीं हो, तो आप क्या गाओगे। जब आप ताल में ही नहीं गा रहे तो आपके गाने का फ़ायदा क्या, आप तो ताल से बाहर जा रहे हो। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े ने। जब लॉकडाउन के बाद लोगों के फाइनेंशियली हालात टाइट हैं, तो आप पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े से निहायत ही मुनासिब कीमत में बेहतरीन क्वालिटी फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। 1 लार्ज पिज़्ज़ा कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़। अगर आप 3 लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो आप 1100 रुपये के हासिल कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस आपको एरिया के मुताबिक देने पड़ेंगे।